हेलो दोस्तों, देखिए मेरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का सेट नंबर 9 लेकर आए हैं। आपको पता होगा पीछे हम सेट नंबर 8 करा चुके हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। ये सेट जो है बिल्कुल 2023 के अपकमिंग जो वैकेंसी है उससे है, उसका ही सेट है। अभी ये बाहर आपको सेट कहीं नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल पैड ग्रुप में ही मिलेगा। आइए हम समय बर्बाद नहीं करते हुए आपको सीधा क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा आपको नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है, यानी थीम, तो नागरिक, उद्योग और सरकार को करीब लाना। ठीक है, तो बात करते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस पर 25वां जो है ना, 25वां ई गवर्नेंस 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 या 27 नवंबर को, ठीक है, 26-27 नवंबर को 2022 को कटरा, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कौन सा संस्करण था। हाल ही में संपन्न मेंस T20 2022 वर्ल्ड कप 2022 कौन सा संस्करण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 8वां। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 3 में 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो नारायण प्रधान को 31वां GD बिरला पुरस्कार प्राप्त किया गया है, पुरस्कार किए गए हैं। तो आइए जब बात करते हैं GD बिरला पुरस्कार को, तो 30वां GD बिरला पुरस्कार किसको दिया गया है 2021 में, साइरस पूनावाला को। तीसवां GD पुरस्कार साइरस पूनावाला को दिया गया, ठीक है। यह है साइरस पूनावाला, है ना, इसी को 30वां दिया गया था, ठीक है। आइए जब बात करते हैं GD बिरला पुरस्कार, आइए बोल्ट्जमान मेडल पुरस्कार की बात करते हैं। बोल्ट्जमान मेडल अभी दीपक धर को, पहले भारतीय को दिया गया था। दीपक धर जो है ना, वो पहले भारतीय जो हैं उनको बोल्ट्जमान पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। तो आइए जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा A1। ये 20वां वरुण अभ्यास 2022 कहाँ हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम गलत पढ़ दिए थे, इसीलिए ये फिर से बताते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है। तो भारत और अमेरिका के बीच संपन्न होने वाला देखिए कौन सा है, 18वां युद्धाभ्यास। 18वां जो है ना, 18वां युद्धाभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। 13वां वज्र प्रहार, ये भी हुआ है भारत और कहाँ भारत और अमेरिका के बीच ही हुआ है, ठीक है। और टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास भी ये भी हुआ है ये भी हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। आज जो 20वां वरुण अभ्यास 2022 ये जानते हैं कहाँ हुआ है, भारत और फ्रांस, यानी भारत और
और फ्रांस के बीच हुआ है, ठीक है। नौसेना अभ्यास है ये, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 में चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का है, किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं। तो रविंद्र कौन है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर रविंद्र जडेजा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की रटौल आम को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की रटौल आम को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते करते हैं कि आम में उत्तर प्रदेश मतलब प्रथम स्थान पर आता है। जैसे भी जो रटौल आम है, रटौल आम जो रटौल आम है उसका जीआई टैग उत्तर प्रदेश को आम को दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आम है, ठीक है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं अब 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, I2U2 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। जब बात करते हैं I2U2 के अंतर्गत देखिए कौन कौन सा देश आता है। I2U2 में हो जाएगा आपको इंडिया, ठीक है, ईरान नहीं इजराइल, इंडिया, इजराइल और हो जाएगा यूएई और यूएसए, क्या हो जाएगा यूएसए। जो ईरान है, ईरान I2U2 में नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, विश्व प्रेस नहीं, देखिए क्वेश्चन में जब बात करते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 8 में प्रथम I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 भारत की अध्यक्षता किसने की थी। नरेंद्र मोदी के दौरान अपना पीएम किए थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नार्वे को प्राप्त हुआ है, वहीं भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका भारत को प्रेस स्वतंत्रता में भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है, 150वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। हाल ही में भारत के एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत को एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां। जब बात करते हैं एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों की सूची में प्रथम स्थान अमेरिका है, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका है, यूएसए, ठीक है, प्रथम स्थान पर है। 7वां स्थान पर अपना इंडिया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर जब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का ये, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। स्पेस से बात करते हैं जब स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स एलन मास्क की कंपनी है, ठीक है। स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है। किस स्पेस सेंटर से, तो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। समानता दिवस की जब बात करते हैं, समानता दिवस आपको मनाया जाता है 14 अप्रैल को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं। हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरंजन दास, ठीक है, सुरंजन दास है,
ठीक। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के, भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपको, निम्नलिखित विकल्प से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है? तो 16 का, आइए, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। नहीं, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, दो सतहों, ये राइट आंसर है। ठीक है, ये राइट है। आइए, कह रहा है दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नहीं, ठीक है, ठोस सतहों को मध्य घर्षण अधिक और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण सबसे कम होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इसमें यही आंसर होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17। जब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में पहली बार वो मंडलीय दाब की गणना किए थे। पहली बार वो मंडलीय दाब की गणना क्यों किए थे? वान ग्यूरिक ने किया था। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान क्या होता है? ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान बढ़ता है। ताप बढ़ने पर, देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान बढ़ती है। अपेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है? वो ये जाता है, अपेक्षित आर्द्रता जो है ये किससे नापी जाती है? तो इसका होगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अगर कह देगा अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, अपेक्षित घनत्व का था हाइड्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यही 2 मतलब याद रखिएगा। एक बोल रहा है ताप बढ़ाने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है तथा ताप बढ़ाने पर अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है। बिल्कुल विपरीत होता है। ताप बढ़ाने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान बढ़ जाती है। ठीक है, ताप घटाने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान घट जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, निम्नलिखित में से किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर किस दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होगा? तो ये तो आपको मालूम है। पहला, ये जब बात करते हैं रंग की, तो आइए रंग को याद कर लीजिए। प्राथमिक रंग और प्लस द्वितीयक रंग मिलाते हैं तब जाके ही तीसरा रंग का निर्माण होता है। ये रंग कौन सा मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो प्राथमिक रंग कौन सा? प्राथमिक रंग 3 गो होता है। कौन कौन प्राथमिक रंग कौन कौन सा 3 गो होता है? बताइए दोस्तों आप। कौन कौन सा 2 गो होता है? नीला यानी नीला, हरा और लाल, ये क्या होता है? प्राथमिक रंग होता है। बात करते हैं प्राथमिक रंग। द्वितीयक रंग होता है मजेंटा हो जाएगा, पीला हो जाएगा और पीकॉक नीला हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले हैं? हेलो, आइए बात करते हैं कौन सा? प्राथमिक नीला को। ठीक है, प्रथम रंग हो जाता है नीला, हरा, लाल। ठीक है, नीला, हरा और लाल क्या होता है? प्राथमिक रंग होता है। यानी निहाला, याद करिए निहाला। ठीक है, निहाला,
ये क्या होगा, प्राथमिक रंग हो गया, प्राथमिक रंग। द्वितीयक रंग में कौन कौन आता है, मजेंटा आ जाएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा पीकॉक नीला, नीला, और हो जाएगा एक पीला, ठीक है, ये द्वितीय रंग। और प्राथमिक द्वितीयक रंग मिलता है तो जाके क्या होता है, तीसरा रंग सफेद रंग का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, नीला और पीला मिलेगा तो सफेद होगा, ठीक है। आइए कैथोड किरणें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है, असत्य है। तो इसका राइट आंसर, ये किरणें धनावेशित होती है, नहीं धनावेशित नहीं होती है, ये केवल कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है, यानी कैथोड किरणें माइनस होता है हरदम, ठीक है। हाँ कैथोड किरणें में एनोड किरण, एनोड जो होता है वो प्लस होता है, एनोड जो है, एनोड वो प्लस होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर पे हम चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22, जब क्वेश्चन नंबर 22 में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में, आइए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व अगुण का है, यानी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर स्कैट, किलोग्राम वर्ग मीटर। ये क्या होगा, किलोग्राम वर्ग मीटर जड़त्व का किलोग्राम वर्ग मीटर होगा, ठीक है। रेडियो धर्म क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। आइए नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता मापी जाती है किससे, रेडियो धर्मिता गीगर म्यूलर काउंटर से मापा जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन सा यंत्र, तो ये हो जाएगा इंजन, ठीक है। इंजन है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। आइए बात करते हैं यंत्र की, तो यहाँ पर दिया है विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। यहाँ पर सितार भी है ना, सितार जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। आइए माइक्रोफोन की जब बात करते हैं तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में बात चलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 कि पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, यानी पृथ्वी का वायुमंडल किसके कारण गर्म होता है भैया, तो इसका राइट आंसर रहेगा संवहन से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 में वह अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह कथन है किसका, तो आर हेर्नियस का ही कथन है कि वो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 का, क्वेश्चन नंबर 27 में बादल तथा कुहरा उदाहरण है किसका, बादल तथा कुहरा किसका उदाहरण है, तो ये होगा गैस में द्रव का विलयन है, ठीक है, गैस में द्रव का विलयन है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं, श्वसन किस प्रकार के दहन के उदाहरण है, श्वसन किस प्रकार के दहन के उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदन विधि, ठीक है, मंदन दहन है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 29 बात करते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं, जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 30 की, क्वेश्चन नंबर 30 की है, सीरूसाइट अयस्क किसका है, तो शीशा का है, सीरूसाइट अयस्क शीशा का है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर शीशा का जो सिल्वर, आइए सिल्वर का भी बात कर लेते हैं, तो आइए सीरूराइट किसका है, शीशा का, ठीक है, शीशा का आपको बताया ना, शीशा का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में है कृतनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, कृतनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जिंक फास्फाइड, ठीक है, सॉरी दोस्तों, जिंक फास्फाइड का।
आइए क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। क्वेश्चन 32 में है, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करने में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक है। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करने में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक है। तो राइट आंसर रहेगा बोएटाइलिन। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है ना वो एसिटिलीन जो है एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण नहीं है। बाकी कौन कौन है, बेंजीन है, फिनॉल है, एनिलीन, ये सब है। एसिटिलीन एलिफेटिक समूह का यौगिक है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की जब बात करते हैं, बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। 34 का बॉय हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कार्बन परमाणु का नया बंधन करना। क्वेश्चन नंबर 35 बात करते हैं, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है। तो 35 का एक हो जाएगा डी ब्रोगली। ठीक है, डी ब्रोगली है। आइए क्वेश्चन के कितना बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 होगा 36 आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द किसने दिया था। सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द किसने दिया था। तो 36 का कैट हो जाएगा। 36 का कौन सा हो जाएगा, कैट, व्हाइटमैन। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं। शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को कहा जाता है। शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा कोरेलाइड जड़। ठीक है। आइए खरीफ क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बात करते हैं, शरीफा का कौन सा भाग योग्य होता है। शरीफा का कौन सा भाग योग्य होता है। तो हम शरीफा क्या खाते हैं, फल भी खाते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 आते हैं। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो 39 के बुआई कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। आइए क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। आइए क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की जब बात करते हैं, बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है। बिल्ली किस प्रकार की उपभोक्ता के उदाहरण हैं। तो आंसर हो जाएगा 41 का बॉय, द्वितीय उपभोक्ता के। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। 42 की बात करते हैं, ओबिलिया किस संघ के जीव हैं। ओबिलिया किस संघ के जीव हैं, निडेरिया। क्या, निडेरिया। आइए क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। 43 में वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो डॉग हो जाएगा। इसका कॉपर रुधिर प्लाज्मा में नहीं होता है। सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, लेकिन कॉपर, तांबा नहीं होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। डिओडेनम का किसका भाग है। डिओडेनम किसका भाग है। छोटी आंत का ही डिओडेनम भाग है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। तो आइए क्वेश्चन 45 में मेलियोडोसिस क्या है। मेलियोडोसिस क्या है। मेलियोडोसिस संक्रामक एक रोग है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट है। रानी झांसी ट्रॉफी के खेल किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से। आइए जब बात करते हैं जब क्रिकेट की, तो क्रिकेट में कौन कौन सा आ जाएगा। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो क्रिकेट से है। क्रिकेट से देखिए कौन कौन सा आएगा। रानी झांसी ट्रॉफी आ जाएगा, देवधर ट्रॉफी आ जाएगा, जीडी बिरला ट्रॉफी आ जाएगा, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी आ जाएगा, इत्यादि का सब संबंध किससे,
क्रिकेट से। फिर से एक बार सुन लीजिए, रानी झांसी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी इत्यादि के संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है, ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, आइए क्वेश्चन 48 में आते हैं। 48, राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद किस निवल राष्ट्रीय उत्पाद को किस में जोड़ा जाता है? 48 क्या हो जाएगा इसका राइट? मूल्य ह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद का सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 49, बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी होता है? बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी होता है? तो 49, अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होता है। क्या होता है? अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होता है। बात करते हैं जब बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को सुनने और उससे समाधान के लिए 14 जनवरी 1995, ठीक है, 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना का शुरुआत की गई। यह एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। ठीक है, ये बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती है। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं, राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो 50 का हो जाएगा बुआई मनमोहन सिंह। आइए क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, 7 शील व्रतों का उल्लेख है। 7 शील व्रतों का उल्लेख है क्वेश्चन जैन धर्म में। 7 शील व्रतों का उल्लेख है जैन धर्म में। ये क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्याय अस्तित्व में थे। तो इसका आ जाइए, आइए ऑप्शन में है, धर्म मात्रा, धर्म स्थानीय, रज्जु, कंटक, शोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 2 और कौन था? 2 और 4 था, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, धर्म स्थानीय और कंटक शोधन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 53 में। 53 की बात करते हैं, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसका? पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? तो 53 को हो जाएगा वो समुद्रगुप्त की। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं, गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? गंग वंश की राजधानी तलकांड थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। 55 में संगम युग साहित्य लिखा गया था किस पर? संगम युग साहित्य लिखा गया था काव्य शैली में। ठीक है, चोल काल के वे लाल होते हैं 56 के एप्पल बड़े भूस्वामी। ठीक है, बड़े भूस्वामी को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आइए, तत्कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर है। बलबन के समय सल्तनत की सेना को हसम ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा गया था। नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जब 58 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 58 में है, औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? ये हो जाएगा मुहतसिब को। मुहतसिब नामक एक क्या था? मुहतसिब नामक एक अधिकारी होता था जो हिंदू मंदिर की पाठशालाओं को तोड़ने का अधिकार दिया गया था इसी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का थे 59, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किसके बीच हुआ था?
मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्कर तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ? होल्कर और अंग्रेज के बीच हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। तूफानी हिंदू उपनाम है, तूफानी हिंदू उपनाम है किसका? 60 का बुआ है स्वामी विवेकानंद का। तूफानी हिंदू उपनाम है स्वामी विवेकानंद का। आइए क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जब 61 की बात करते हैं तो क्वेश्चन में एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होलूम की स्थापना की। इन्होंने अपने लिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें किसी को नहीं की थी। जितना ऑप्शन है जॉर्ज ऑरोडेला, जोसेफ बेस्पिटाप्सा, बीपी वाडिया, किसी में नहीं है। एनी बेसेंट ने के होम रूल लीग के अध्यक्ष वह स्वयं तथा सचिव जॉर्ज ऑरोडेले को बनाई थी। जॉर्ज ऑरोडेले जो थे ना वो सचिव थे, ठीक है, सचिव। अध्यक्ष जो थी अपने खुद थी एनी बेसेंट, ठीक है, किसी को नहीं बनाई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 62, मूर्ख बनाने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 आते हैं। हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से, ठीक है। क्या किस राज्य से है? झारखंड से। आइए 63 की बात करते हैं। बोवर युद्ध का किस अवधि में हुआ है? बोवर युद्ध का किस अवधि में हुआ है? तो 63 का हो जाएगा राइट आंसर कैट 1899 से 1902 से 1902 के बीच हुआ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 64 का हो जाएगा बुआई 1910 में, ठीक है। आइए 65 की बात करते हैं। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी किस प्रस्ताव में, ठीक है, किस प्रस्ताव में। आइए क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं आप? 66 पे चलते हैं, यानी 66 पे चलते हैं। शिवकिला द्वारा जोड़ता है किसको? शिमला से तिब्बत को, ठीक है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। आइए 67 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा ट्राम हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। आइए क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो यह है चमेरा परियोजना रावी नदी पर ही सही है। फरक्का परियोजना हुगली नदी पर नहीं, फरक्का परियोजना कहाँ है? गंगा नदी पर है, ठीक है, गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है, ठीक है। ये क्या गलत है? टनकपुरा परियोजना साता नदी पर, ठीक है। टुलुल परियोजना झेलम नदी पर, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर इसका कौन गलत है? बी, फरक्का परियोजना हुगली पर नहीं है, गंगा पे है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की जब बात करते हैं 69 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, जोहानसा जलप्रपात किस राज्य में? जोहानसा जलप्रपात किस राज्य में है? जोहानसा जलप्रपात झारखंड में है, ठीक है। जोहानसा या गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी पर झारखंड राज्य में है। कौन सा नदी पर है? जोहानसा कह देगा या गौतम धारा ठीक है, धारा कह देगा, ठीक है। आपको झारखंड में कौन सा नदी पर है? यही तय हो जाएगा रारू नदी। रारू नदी एक बहती है जो झारखंड में होती है। ये सब नए क्वेश्चन है, ठीक है, झारखंड में उसी पे है, ठीक है। आइए 70 पे चलते हैं। 70 की जो बात करते हैं
उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है एक निम्न क्या है निम्न दाब वायु दाब वाला क्षेत्र है। ठीक है, आइए क्वेश्चन में खत्म चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तेंदू वृक्ष की लकड़ी से तथा तैयार किया जाता है। राइट आंसर है। बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है, ये भी चाहिए। ठीक है, आइए 72 की बात करें। क्वेश्चन 72 में मलबरी ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्में है? मलबरी ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा रेशम के है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 73। ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। आइए क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। क्वेश्चन 74 है भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है कौन सा? दामोदर नदी घाटी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 75 में चलते हैं। देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1976 में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 76 चलते हैं। कौवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? कौवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? 76 का हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, आइए बात करते हैं 77 की जो बात करते हैं। परिदर्शक पत्ती की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? परिदर्शक पत्ती की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? तो 77 का हो जाएगा राइट आंसर नायर में पाया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 78। पढ़िहारी किस राज्य के लोक नृत्य है? पढ़िहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, आइए 79 में चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ओलिवे रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा ओलिवे रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ है? राइट आंसर भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 80 में। ठीक है, 80 में आइए 80 में बात करते हैं जब तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में। ठीक है, आइए स्वतंत्रता के बाद 81 चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया था? स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया था? ठीक है, राइट आंसर रहेगा 1952। ठीक है, आइए क्वेश्चन अब आते हैं 82 में। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? तो हो जाएगा 82 का डॉक। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? ये हो जाएगा लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। ठीक है, लोक सेवा आयोग का भारतीय संविधान में किससे ग्रहण किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। आइए क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 बहुत लंबा है भैया दोस्तों। आइए किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो सकते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो 91वां संविधान संशोधन में होगा। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन में है। तो ये 84 की बात करते हैं। लोकपाल का कार्यकाल होता है। लोकपाल का कार्यकाल कितना दिन का होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष लोकपाल कार्यकाल। ठीक है, 5 वर्ष या 70 वर्ष। आइए 85 बात करते हैं। 85 की बात करते हैं। 85 में तनख्वाह समिति 2010 का संबंध है। तनख्वाह समिति 2010 का संबंध है किससे?
हो जाए। चुनाव सुधारों से बड़े तमाम मामलों की जांच। चुनाव सुधारों से बड़े तमाम मामलों की जांच। आइए 86 में चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 32 के तहत। ठीक है, आइए 32 के तहत दिया गया है। आइए 87 चलते हैं। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। एक क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश के प्रावधान था? क्वेश्चन राइट आंसर हो गया 8। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 8 न्यायाधीश का प्रावधान था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। ये 18 वित्त आयोग कैसी संस्था है? ये वित्त आयोग सलाहकारी संस्था भी है, संवैधानिक संस्था भी है और सैनिक और न्यायिक भी है, यानी सभी है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280 में। ठीक है, 280 में है क्या? वित्त आयोग। ठीक है, आइए 90 में चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है। तो 19 क्या हो जाएगा आपका? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, आइए 91 की बात करते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वित्त आयोग के सिफारिश पर। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन 11वें वित्त आयोग के सिफारिश पर हुआ है। ठीक है, 11वें वित्त आयोग। ठीक है, आइए क्वेश्चन में कहाँ चलते हैं? 92 पर। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष। ठीक है, आयु इसका कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और आइए नीचे आइए बताते हैं। और ऊपर ऑप्शन है पढ़ा लिखा हो। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो। संसद चुने जाने के योग्य रखता हो। ठीक है, देश का नागरिक हो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये पूछा नहीं है ना। ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, यही गलत है। ठीक है, आइए क्वेश्चन में 93 में चलते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। आइए बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे, इसका राइट आंसर बताते हैं, यानी राइट आंसर सबसे पहले थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, उसके बाद थे ज्ञानी जैल सिंह, यानी उसके बाद थे फिर आर वेंकटरमन, उसके बाद के थे KR नारायण। तो नीलम संजीवा रेड्डी कब थे? 1977 से 82 तक इसका कार्यकाल था। किसका? नीलम संजीवा रेड्डी का। ठीक है, आइए बात करते हैं जब ज्ञानी जैल सिंह का था 82 से 87। ठीक है, 82-87 था। तो ये आर वेंकटरमन 87 से 92 थे। ठीक, 87 से 92 आर वेंकटरमन और नीलम संजीवा रेड्डी। अरे KR नारायण ये थे 1997 से 2002। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 94 चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 94 पर जब बात करते हैं, क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के उपयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैट परासियों को। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 95 है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ है? तो इसे मध्य प्रदेश। ठीक है, आइए अब तो आप लोग को हमें उम्मीद नहीं थे पूरा कंफर्म बताते हैं। मैथ इतना हल्का होता है, आप लोग सभी लोग बना लीजिएगा। ठीक है,
आइए मैथ की बात करते हैं। 95 96 से मैथ है। 96 का मैथ का आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हम बता देते हैं, कैट हो जाएगा, ठीक है। 96 का क्या हो जाएगा, 96 कैट नहीं, सॉरी दोस्तों गलती हो गया। 96 का राइट आंसर हो जाएगा, आपको बना रहे हैं जैसे 96 के राइट आंसर हो जाएगा एप्पल, ठीक है। ये 30 प्रकार, तो 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से, ठीक है। आइए ये बन जाएगा, कैसे बनेगा, पहली संख्या का दूसरी संख्या हो गया, एक तीसरी संख्या हो गया, तो इसको रख दीजिएगा आपको 130, इसको रख दीजिएगा 60 है, इसको रख दीजिए 100। अब बस जैसे कह रहा है उसे बना लीजिएगा, ठीक है। 130 बटा में 200 190 हो जाएगा, आप बस काटा दीजिएगा, हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आइए 97 की बात करते हैं। 97 में इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉग, ठीक है। बना लीजिए आप लोग, 360 होगा, ठीक है, हम बनाए थे। आइए 98 की बात करते हैं। 98 का आपका बॉय हो जाएगा 3 दिन, ठीक है। 99 का एप्पल हो जाएगा। अब 100, जैसे 100 में क्वेश्चन है ना, 100 में क्वेश्चन आपको 100 में जो है मैथ आपको दिखा देते हैं, ठीक है। मैथ देख लीजिए, मैथ ही केवल दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखिए मैथ बना लीजिए उतना टाइम में। एप्पल हो जाएगा मैथ का एक, हो जाएगा डॉग। 98 का हो जाएगा बॉय, ठीक है। 99 का हो जाएगा एप्पल। 100 का हमारा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 100 में का कमेंट बॉक्स में दीजिए, आंसर हम नहीं देंगे, इसलिए कमेंट में दीजिए, कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आपको हम 100 क्वेश्चन पूरा करा दिए हैं। अब नेक्स्ट लाएंगे तो इसका नेक्स्ट 10 नंबर, सेट नंबर 10, अब नेक्स्ट टेस्ट, ओके। तब इसी तरह मेरा पूरा चैनल का प्यार दुलार देते रहिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह का सेट पर डे देखने के लिए थैंक यू।